में भी पढ़ी थी कि हम आर हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ बायजूस क्लासेस। बायजूस न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी मिक्सिंग। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक और बेहतरीन सेशन लेकर के आपके सामने हूं जी। टॉपिक चल रहा है हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आई एम श्योर आप लोगों ने पीछे का सेशन रिवाइज जरूर करा होगा। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपके स्वयं के ही बनाए हुए अपने रनिंग नोट्स जब आप विदिन 24 आवर्स रिवाइज कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। ये बात मैं बार बार दोहराता हूं अपने सभी सेशंस में, एंड आई एम श्योर आप ये फॉलो भी करते होंगे। चलिए, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक अच्छी उमंग के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें हमें समझ आए, समझ आने के बाद हमें याद रहे और जब कोई हमसे सवाल पूछे तो हम उसका जवाब दे सकें। क्वेश्चन भी जरूर प्रैक्टिस करते रहिए बेटा साथ के साथ। और जो पीछे के चैप्टर्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई उनका रिवीजन करना भी जरूरी है ना। एक अच्छी सी रूटीन अपनी बना करके रखिए, एक बैलेंस्ड वे में सभी सब्जेक्ट्स को यानी सभी विषयों को सही तरीके से आप समय को डिवाइड कर लीजिए कि भाई सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस करके चलना है ना। ठीक है ना बात में? चलो कॉपी पेन तैयार रखिएगा और आज भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम सीखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा, पिछली बार मैंने रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियसेस, एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था और मैंने आपको ये भी कहा था कि उसे रिवाइज करना अच्छे से कि किस प्रकार से हम नाम देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस को। अच्छा, न्यूक्लियसेस क्या मतलब था भाई? वो एंजाइम्स जो न्यूक्लिक एसिड्स पे एक्ट करते हैं उन्हें ब्रेक करते हैं। अगर वो किनारों से तोड़ते हैं टर्मिनल एंड से तो हम क्या देते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस, और अगर वो बीच में से तोड़ते हैं तो हम क्या देते हैं एंडोन्यूक्लियसेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के पास खास तरह की रिकॉग्निशन साइट होती है जहां पे वो एक्ट करते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो कि कई बार पैलिंड्रोम भी हो सकते हैं। पैलिंड्रोम याद है? उल्टा सीधा एक समान, है ना। आगे से पढ़ लीजिए, पीछे से पढ़ लीजिए, वो शब्द एक जैसा है। रोटेटर, सिविक, मैडम, लेवल, मलयालम। ग्रेट। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस बड़ी खास तरीके से काट देते हैं डीएनए को और प्रोड्यूस करते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स का होना जरूरी है तभी तो जीन ऑफ इंटरेस्ट और हमारा वेक्टर आपस में जुड़ पाएंगे। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी पिछले सेशन में और आज हम देखते हैं कि जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में कैसे डाला जाएगा, है ना। गाड़ी में बिठा लिया हमने सवारी को, भाई अब उस गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाना है। देखते हैं आज के सेशन में। चलिए जी पढ़ते हैं आगे और एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये वाली चीज हमने पिछले सेशन में भी पढ़ी थी कि हम आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं। ये है जी हमारा वेक्टर, वो व्हीकल जिसने जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल तक पहुंचाना है। क्लोनिंग वेक्टर्स में प्लाज्मिड्स एग्जांपल बताई थी मैंने, बैक्टीरियोफाज बताए थे, राइट। YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सो पिछले सेशन में हमने मुख्य रूप से प्लाज्मिड का जिक्र करा। प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट, लाइगेसेस एंजाइम ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा और बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट, आरडीएनए। अब इस आरडीएनए को कहां पे डालना है? होस्ट सेल में। डीएनए अकेला तो ऐसे काम नहीं कर पाएगा ना, है ना। डीएनए को हमें इसे सेल में डालना पड़ेगा, वहीं पे जाके काम करेगा, है ना। सो यही है हमारा रोड मैप का स्टेप नंबर 7। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। Identification of the gene of interest, right? Then isolation of the gene of interest, amplification, modification. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, है ना, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। आज हम ये जानेंगे कि हाउ डू वी इंसर्ट दिस आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल। उसके बाद भी आगे के स्टेप्स वो भी देखेंगे हम। चलिए, सो हमारा हेडिंग है बेटा इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू बैक्टीरिया। अब आप कहेंगे कि भाई बैक्टीरिया क्यों लिया? ज्यादातर हम बैक्टीरिया लेके चलते हैं, उसकी क्या वजह है वो भी बताता हूं मैं आपको। Bacteria are generally employed as hosts. इसको भी कर सकते हैं ज्यादातर बैक्टीरिया। The reason is they divide fast, बड़ी तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, संख्या को बड़ी तेजी से बढ़ाते हैं। They divide fast and create multiple copies of the gene of interest in a short time. मकसद है मल्टीपल कॉपीज बना लेने का कम समय में। सो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बड़ी तेजी से करते हैं, ये बात आप जानते हैं, ठीक है बेटा। सो ये रहा हमारा आरडीएनए, ये है जी हमारा बैक्टीरिया और इस आरडीएनए को इसमें डालना है। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है ना। इट इज नॉट दैट इजी। मेम्ब्रेन्स, बैरियर्स हैं, कैसे जाएगा डीएनए अंदर? उसके लिए भी अलग अलग तकनीक इस्तेमाल करी जाती है। बैक्टीरियल सेल्स हैव हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन। ये रही भाई मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यार, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। सो द बैक्टीरियल सेल्स दे हैव हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन, लेकिन जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक है। अच्छा, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक वर्ड तो याद है ना आपको? हाइड्रो रेफर्स टू वाटर, फोबिया मींस डर, मतलब जो चीज पानी से डरे, जो पानी में सॉल्युबल नहीं होगी, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। सो डीएनए वाटर लविंग, मेम्ब्रेन इज अफ्रेड ऑफ वाटर। तो भाई कैसे दोनों का मिलन हो पाए? देखते हैं। द चार्जेस ऑफ द डीएनए एंड द मेम्ब्रेन आर नेगेटिव। डीएनए नेगेटिवली चार्ज, फॉस्फेट्स के कारण, फॉस्फोरिक एसिड के कारण। मेम्ब्रेन पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो अब भाई देखिए ये भी समस्या होगी। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है डीएनए के ऊपर और यहाँ पे हमें मेम्ब्रेन पे भी नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना, बाजी पे बात है, राइट। सो they repel each other. The rDNA cannot pass into the bacteria directly. लीजिए एक और नई समस्या खड़ी हो गई, लेकिन हमारे पास इसका समाधान है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है कैल्शियम आयंस। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम आयंस। आप मीडियम में कैल्शियम आयंस डाल दीजिए। जिस मीडियम में आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और बैक्टीरिया है तो कैल्शियम क्या करेगा? ट्रीटिंग विद पॉजिटिव डाइवेलेंट आयंस लाइक कैल्शियम। कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज है, डाइवेलेंट 2+ वैलेंसी लिखी हमने। सो ट्रीटमेंट विद पॉजिटिव डाइवेलेंट आयंस जैसे कि कैल्शियम
changes the charges on the membrane and DNA making it neutral. So ये कैल्शियम आयंस मददगार साबित होते हैं कि चार्जेस को बदल दें। अब जब चार्जेस बदल दिए जाएंगे तो भाई आसानी हो जाएगी कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए करीब आ जाएगा हमारे सेल के जिसमें हम उसे इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। देखिए आपने बात, कैल्शियम ने ये रोल प्ले कर दिया, कितना ब्यूटीफुल। नाउ सुनो मेरी बात, सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ टेकिंग अप डीएनए, जो होस्ट सेल्स इस काबिल हैं कि वो डीएनए को रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सटीरियर, उन्हें कहा जाता है कॉम्पिटेंट सेल। वो कॉम्पिटेंट है, वो इस काबिल है कि वो एक्सटीरियर मीडियम में से डीएनए को ले सकते हैं। नाउ ऐसे कॉम्पिटेंट सेल्स में अब हमने डीएनए किस टेक्निक से डाल देना। हाउ डू वी इंट्रोड्यूस द डीएनए इनटू द कॉम्पिटेंट सेल्स? यस, दैट इज द क्वेश्चन। पहले इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्सोजीनियस नेकेड डीएनए। एक्सोजीनियस मतलब जो बाहर से आ रहा है, नेकेड डीएनए मतलब भाई उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन्स नहीं, वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्सोजीनियस नेकेड डीएनए इनटू द डिजायर्ड होस्ट सेल्स, उस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि हमने होस्ट सेल को ट्रांसफॉर्म कर दिया, नेकेड एक्सोजीनियस डीएनए उसके अंदर पहुंचा दिया। डेफिनेशन, ये परिभाषा लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्सोजीनियस नेकेड डीएनए इनटू द डिजायर्ड होस्ट सेल, जिस होस्ट सेल में आप डालना चाहते हैं। नाउ इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं? अब हमने वन बाय वन वो मेथड्स पढ़ने हैं जिनके जरिए हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल रहे हैं होस्ट सेल में, डिजायर्ड होस्ट सेल। पहला तरीका हीट शॉक मेथड। लिखिए, आप भी पूरी लिस्ट बनाइए। नंबर 1 इज हीट शॉक मेथड। अंदाजा लग रहा होगा कुछ कि भाई यहाँ टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठंडा करना, गर्म करना, ठंडा करना, कुछ शॉक देना हीट के साथ, टेम्परेचर के साथ। सो पॉइंट नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे हीट शॉक मेथड। नंबर 2 पे माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रोस्कोप्स का रोल होगा। बड़े ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक के जरिए इंजेक्ट कर दिया जाए अगर डीएनए होस्ट सेल में, दैट इज माइक्रो इंजेक्शन। तीसरा इज बायोलिस्टिक्स, जीन गन। राइट, एक ऐसी गन है, बंदूक है, जिसके जरिए हम डिजायर्ड सेल्स में जीन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट, इसमें गोल्ड का, टंगस्टन का इस्तेमाल होता है, वो भी हम समझेंगे। नेक्स्ट है जी डिसआर्म्ड पैथोजन। किसी पैथोजन से कहो, किसी कीटाणु से कहो कि भाई तू हमारा जीन पहुंचा दे इस ऑर्गेनिज्म में। अब आप कहेंगे कि किसी पैथोजन को यूज कर रहे हो तो वो तो डिजीज कॉज कर देगा। नहीं, पहले हम उस पैथोजन को निहत्था कर देंगे, डिसआर्म कर देंगे, उसकी शक्तियां छीन लेंगे, उसकी पैथोजेनिसिटी जो है वो छीन लेंगे, और फिर हम उसे कहेंगे लो अब तुम हमारा ये काम कर दो, इस होस्ट सेल में चले जाओ और जीन यहां तक पहुंचा देना और इससे तुम कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाओगे क्योंकि हमने तुम्हें डिसआर्म कर दिया। वो भी हम समझेंगे टेक्निक। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए कुछ पोर्स क्रिएट कर देना सेल मेम्ब्रेन में, इलेक्ट्रोपोरेशन। आपने पूरी लिस्ट बनाई। लिस्ट किस बात के लिए? कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के मेथड्स क्या हैं, डिजायर्ड होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे कैसे पहुंचाया जा सकता है, अलग अलग तरीके क्या हैं उसके। नंबर 1 हीट शॉक मेथड, नंबर 2 माइक्रो इंजेक्शन, नंबर 3 बायोलिस्टिक, एंड नेक्स्ट इज डिसआर्म पैथोजन एंड इलेक्ट्रोपोरेशन। अब ये पांचों तरीके, ये पांचों मेथड्स हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, सो ऑल माय डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट्स, नहीं बहुत से लोग ऐसे भी सर्जन बनना चाहते हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनना चाहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, हर किसी का अपना अपना एम है भाई, है ना। जब सो हीट शॉक मेथड पढ़ते हैं हम कि क्या होता है, देखिए हेडिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड नंबर 1 हीट शॉक मेथड। आसान, इसमें क्या करना है हमने, कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स ली, ये आपको वाइल दिख रही है, राइट, छोटी सी वाइल, इसमें कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स है भाई हमारे पास, और इस पिपेट में, राइट, आरडीएनए है हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, दोनों चीजें मौजूद हैं। चलो अब देखते हैं क्या करना है हमने अपनी इस पिपेट से कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स में आरडीएनए डाल दिया, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास था, हमने पिपेट के जरिए उन कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स वाली वाइल में डाल दिया। अब उन वायल्स को एकदम ठंडे तापमान पे रखना है। दिख रही है बर्फ, दिख रही है आपको, आइस, आइस का ये क्रेट दिख रहा है इतना बड़ा, सो बर्फ में डाल के एकदम ठंडा करके भैया चिल कर दिया हमने। ठंडा करने के बाद फिर गर्म कर दिया। हॉट वाटर बाथ, आपने शायद लेबोरेटरीज में भी देखे हो स्कूल में। कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया सेल्स विद आरडीएनए, इनको हम कुछ समय के लिए वाटर बाथ में रखते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। पहले ठंडा करा था, अब हमने हॉट वाटर बाथ में रख दिया, गर्म करो इनको, थोड़ी देर ब्रीफली गर्म करा हमने, गर्म करके हमने फिर से ठंडा कर दिया, राइट, हीट शॉक तो दे रहे हैं, है ना। सो कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स विद आरडीएनए दे आर प्लेस्ड बैक इन आइस। पहले बर्फ में रखा था, फिर हमने गर्म करा, फिर दोबारा बर्फ में रख दिया, फिर से ठंडा कर दिया थोड़े समय के लिए। नाउ अब क्या होगा, ये जो हीट शॉक हमने करा है ना बैक्टीरियल सेल्स का, इस शॉक के कारण, इस सदमे के कारण उन्होंने आरडीएनए को स्वयं में सोख लिया, आरडीएनए उनके अंदर एंटर कर गया, ठीक है जी। सो वो ट्रांसफॉर्म हो गए, जो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्रहण कर लिया, उन्हें हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स। अब उन्हें क्या करना है, दे आर नाउ प्लेटेड एंड देन इंक्यूबेटेड एट रूम टेम्परेचर। प्लेटेड का मतलब भाई प्रॉपर कल्चर प्लेट्स होती है, डिश जैसी चीज होती है, लेबोरेटरी में आप देखेंगे आगे जाके, इन कल्चर प्लेट्स में हमने उन्हें डाल दिया, इसे हमने प्लेटेड वर्ड यूज करा है, राइट। ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल्स आर नाउ प्लेटेड एंड इंक्यूबेटेड एट रूम टेम्परेचर। इंक्यूबेटर मशीन होती है, उसमें हमने रूम टेम्परेचर पे उसे इंक्यूबेट कर दिया, राइट। ये तरीका होता है जी हीट शॉक मेथड।
ट्रांसफॉर्मेशन की अलग अलग टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं। पहली टेक्निक थी हीट शॉक मेथड, जिसमें पहले हमने बैक्टीरियल सेल्स जो थे हमारे, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला करके आइस में रखा ठंडे तापमान पे, फिर हमने 42 डिग्री पे गर्म वाटर बाथ में रखा, फिर हमने ठंडे पे रखा, फिर हमने उसे इंक्यूबेट कर दिया रूम टेम्परेचर पर एक इंक्यूबेटर में, और बैक्टीरियल सेल्स ने वो आरडीएनए ग्रहण कर लिया। हम ये श्योर कैसे होंगे कि आरडीएनए उन बैक्टीरियल सेल्स में चला गया है या नहीं? ये हमारा अगला स्टेप होगा, यह जानने का कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स कौन कौन से हैं और कौन से नहीं है। ये अगला स्टेप है उस रोड मैप। अभी हम पढ़ रहे हैं अलग अलग मेथड्स ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है जी। मेथड नंबर 1 इज ओवर, वी हैव डिस्कस्ड हीट शॉक मेथड। सेकंड मेथड नंबर 2, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो मतलब बड़ा छोटा सा, इंजेक्शन कैसे करेंगे माइक्रो इंजेक्शन, देखते हैं जी। सो आपका हेडिंग है अब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड नंबर 2, दैट इज माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या है, हमने आरडीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देना है इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, राइट। ये एनिमल सेल्स के लिए प्रोसीजर यूज किया जाता है। मान लो भाई ये है सेल, ये है सेल के अंदर न्यूक्लियस, एक कितना सोफिस्टिकेटेड माइक्रो नीडल होगा, उस माइक्रो नीडल के जरिए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे। अब आप कहेंगे इतनी छोटी सी चीज आंख से थोड़ी ना दिखेगी, नहीं, बड़ी ही हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होंगे इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वैज्ञानिक बायोटेक्नोलॉजिस्ट इस हाई पावर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देखिए स्क्रीन पे, कैन यू सी दिस? देखा जाए आपको एक सेल के अंदर नीडल इंट्रोड्यूस करते हुए, डिड यू सी दिस? फिर देखिए कौन ये गया नीडल, राइट, और माइक्रोस्कोप के नीचे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, ये सब कुछ ठीक ठाक से हो रहा है ना। दिस इज माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज उपलब्ध है, जिन चीजों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें देखने के लिए हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे गैजेट्स बना लिए। That's the wonder of this technology, and ultimately the credit goes to human brain। मैं कहता हूं ना, ह्यूमन ब्रेन की enormous abilities हैं, इन्हें एक्सप्लोर करके देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। So we have done heat shock method, we have seen micro injection method, let's see what is biolistic। ये जीन गन टेक्नोलॉजी भी कहलाती है। So देखते हैं जी ये बायोलिस्टिक टेक्निक क्या होती है। ओके, सो हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड नंबर 3, दैट इज बायोलिस्टिक, ऑल्सो कॉल्ड जीन गन। इंपॉर्टेंट, एक गन के जरिए जीन्स को टारगेट सेल तक पहुंचाया जाता है। एंड इट इज सूटेबल फॉर प्लांट सेल्स, इंपॉर्टेंट, एनिमल सेल्स के लिए माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं हम बेटा, बायोलिस्टिक में माइक्रो पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, किस चीज के? गोल्ड के या टंगस्टन के। दे आर कोटेड विद डीएनए, उन पार्टिकल्स को डीएनए के साथ कोट करके बड़ी ही तेज स्पीड से, तेज वेलोसिटी से हम डिजायर्ड सेल्स के ऊपर बम्बार्ड करते हैं। ओके, सो द सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स। अभी दिखाता हूं पूरी टेक्निक, देखो गौर से। ये देखो जी, मान लो ये हमारी मशीन है जिसके जरिए हमने पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करना है, और यहाँ पे हमारे डिजायर्ड सेल्स हैं जिन सेल्स के अंदर जीन इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। और मान लो ये रहा हमारा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखना आगे जरा, नाउ कैन यू सी दिस राउंड पार्टिकल्स, दीस वंस? ये इस जीन गन के थ्रू बड़ी हाई वेलोसिटी के साथ पार करेंगे इसे। ये देखिए यहाँ आकर के टकरा रहे हैं इधर, नीचे आप देख पा रहे हैं इस प्लेट में हमारे सेल्स रखे हुए हैं। सो अल्टीमेटली हमने वो जो मस्टर्ड कलर की चीज आपको दिख रही है उसे पहुंचाना है इन सेल्स तक। नाउ सी दैट हैज रीच्ड, और वो जो पार्टिकल्स हैं उन्हें फिर अलग कर दिया जाता है, राइट। हमारा मकसद था हमारे इन डिजायर्ड जीन्स को इन सेल्स तक पहुंचाना थ्रू दैट जीन गन। इज इट क्लियर, राइट? चलिए, ब्यूटीफुल एनिमेशन के जरिए आपको चीजें समझ आती हैं। हीट शॉक मेथड वी हैव डिस्कस्ड, माइक्रो इंजेक्शन डिस्कस्ड, बायोलिस्टिक व्हिच इज आल्सो नोन एज जीन गन टेक्नोलॉजी। प्लांट सेल्स के लिए जो हम यूज करते हैं, गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल्स को कोट कर देते हैं डिजायर्ड जीन्स के साथ और बम्बार्ड करते हैं सेल्स की तरफ, और सेल्स उन्हें अपने अंदर सोख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिसआर्म्ड पैथोजन। मैंने कहा पैथोजेंस क्या है भाई? पैथोजेंस हैं जो पैथोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी रखते हैं और कोई ना कोई डिजीज कर देते हैं, है ना। अब याद कीजिए यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड आपको बताया था मैंने, फुल फॉर्म इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड हमने पिछले सेशन में जिक्र करा था, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर क्या? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स, राइट। प्लांट्स के केस में ये क्राउन गॉल नाम की डिजीज कर देता है। सो हमने देखा कि एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्या नाम है जी? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये बैक्टीरिया प्लांट सेल्स में जब एंटर कर जाता है तो इसका एक प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है इस बैक्टीरिया के पास। ये प्लांट सेल में जाकर के उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसे बदल देता है, मतलब टीडीएनए बन जाता है, टीडीएनए, और जिसके कारण डिजीज हो जाती है क्राउन गॉल डिजीज। मोटे तौर पे आप ये समझिए कि ये बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर सकता है जीन्स को प्लांट सेल्स में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बैक्टीरिया तो बीमारी भी कर देगा ना, साथ में ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है डिजीज कर देगा। तो अगर मैं इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को किसी तरह से मॉडिफाई कर दूं और इसके साथ अपना डिजायर्ड जीन मिला दूं, तो ये बैक्टीरियल, ये जो बैक्टीरिया है ये पहुंचा देगा उस जीन को प्लांट सेल्स में, बीमारी भी नहीं करेगा क्योंकि मॉडिफाई हो चुका है, उसकी पैथोजेनिसिटी वाली प्रॉपर्टी को हमने छीन लिया किसी तरह से। तभी हमने उसका क्या नाम दिया बेटा? डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म कर दिया, हत्या कर दिया उसे। Organisms which have lost pathogenicity, pathogenicity is the ability to cause the disease। हमने उस काबिलियत को, उसकी एबिलिटी को खत्म करा पहले, तब हम उसका यूज कर पाएंगे, ठीक है जी। These aid the transfer of RDNA by infecting the host cell। aid मतलब मदद करते हैं, सहायक साबित होते हैं ये कॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल तक पहुंचाने। तो ये रहा जी हमारा बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम। हमने टीआई प्लाज्मिड के साथ जीओआई, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल, हमने क्या करा, इस बैक्टीरिया के इस प्लाज्मिड का इस्तेमाल करा, टीआई प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड को एक वेक्टर की तरह यूज करना है तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाल दिया, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम इसको यूज करेंगे कि भाई तुम पहुंचाओ इसे कहां पे? प्लांट सेल्स तक, और ये ऐसा करेगा हमारे लिए, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस एग्रोबैक्टीरियम विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, हाईलाइट कर दूं यहां पे, ये रहा जी जीन ऑफ इंटरेस्ट एग्रोबैक्टीरियम। Disarmed pathogen, क्या थे? Pathogens which have lost the ability of causing the disease and they are helping in the transfer of the gene of interest via RDNA into the host cell।
ये है हमारा एग्रोबैक्टीरियम एकदम तैयार विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इसे पहुंचाना है प्लांट सेल में। मान लो किसी भी तरह का हमने जीन डाला है, हम चाहते हैं कि प्लांट एक खास तरह का प्रोडक्ट बनाए, जेनेटिकली हम इसे मॉडिफाई कर दें। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस, राइट? फिर से रिपीट, हीट शॉक मेथड डन, माइक्रो इंजेक्शन डन, बायोलिस्टिक्स फॉर द जीन गन कंप्लीटेड। डिसआर्म पैथोजन ने कौन सा बैक्टीरिया यूज किया? एग्रोबैक्टीरियम। याद रखना है जो क्राउन गॉल डिजीज करता है, लेकिन पहले हम इसे डिसआर्म कर देते हैं, फिर हम इसके प्लाज्मिड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा? नेक्स्ट एक और है क्या? कौन सा? इलेक्ट्रोपोरेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक। इलेक्ट्रोपोरेशन शब्द में आपको पता चल रहा होगा, अर्थ थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है इलेक्ट्रोपोरेशन का। इलेक्ट्रिक पल्स क्रिएट्स टेम्परेरी स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सेल मेम्ब्रेन। हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए वहां पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस भेजे जाए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर फ्लूइड है, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है। ये मॉडल्स आपने पढ़े क्लास 11th में भी, सिंगर एंड निकलसन मॉडल, क्या है, राइट? सो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस देने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, सो डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स। इस तरीके से हम सेल में डीएनए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ये डायग्राम देख पा रहे हैं? फॉस्फोलिपिड्स में हाइड्रोफिलिक एंड होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है, टेल्स हाइड्रोफोबिक है एंड जो हेड रीजन है हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, ये रहा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। ये देखिए ऐसे करके जो हमने बनाया है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, बिजली का करंट लगा दिया हमने अपने सेल्स को। अब हमने देखा यहाँ पे ये पोर बन गया एक तरह से बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कॉन्टिन्यूस होती है ना सेल में, यहाँ पे हमें ये एंट्री पॉइंट दिख गया है। नाउ यू सी व्हाट विल हैपन, आरडीएनए एंटर कर गया, डिड यू सी दिस? यहाँ से आरडीएनए एंटर करा, दोबारा दिखाऊं एक बार, इधर देखिए इस समय आरडीएनए कहाँ पे है? यहाँ पे है भाई, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दिए। नाउ यू सी इट हैज एंटर्ड थ्रू दिस पोर, इलेक्ट्रोपोरेशन, ये पोर क्रिएट हो गया था यहाँ पे, ठीक है जी, एंड आरडीएनए हैज एंटर्ड इनटू द सेल, राइट? कैन यू सी? यहाँ पे देखिए आरडीएनए का एंट्री, ये रहा, हियर यू कैन सी, क्लियर? वेरी गुड, चलिए नाउ हमने वो सारे मेथड्स तो देख लिए कि कहीं किस प्रकार से जो हमारा डिजायर्ड होस्ट सेल है उसे हम आरडीएनए डाल सकते हैं। हीट शॉक मेथड से, माइक्रो इंजेक्शन से, बायोलिस्टिक टेक्निक हो गई, डिसआर्म्ड पैथोजन हो गया, इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया। द क्वेश्चन इज, हमें ये पता कैसे चलेगा कि उन डिजायर्ड होस्ट सेल्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर चुका है? भाई आप हजारों लाखों करोड़ों सेल्स के साथ कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई उसमें हुआ है कि नहीं हुआ? हो सकता है बहुत सारे सेल्स में ऐसा हुआ ही ना हो, स्ट्रेंज, तो ये भी देखना पड़ेगा। सो हाउ डू वी नो दैट द होस्ट सेल हैज टेकन अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, सो रोड मैप जो हम पढ़ रहे हैं अपना बेटा जी, याद कीजिए, जो हमारा कंप्लीट रोड मैप था, पॉइंट नंबर 7 हमने पढ़ा, दैट इज इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास, 8th स्टेप, क्या है? लिखिए, कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। करना नहीं है स्टेप से, ट्रांसफॉर्मेंट्स वो होस्ट सेल्स हो जाएंगे जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्रहण कर चुके हैं, जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, उन्हें ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। अब कैसे पता चलेगा, कंफर्म कैसे होगा? पहले देखते हैं, व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेंट्स? वेरी सिंपल, ऐसे होस्ट सेल्स विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, होस्ट सेल्स व्हिच हैव टेकन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दे आर ट्रांसफॉर्मेंट्स। जिन्होंने नहीं लिया है, दे आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, उनमें आरडीएनए नहीं आया है। नाउ इसके लिए हमें सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज करना पड़ेगा। कॉलोनी यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी को रेफर कर रहा है ना? बैक्टीरिया कोई 1 2 3 थोड़े ना होंगे, इतनी संख्या में मल्टीप्लाई कर चुके हैं, कॉलोनीज बना चुके हैं। सो वो बैक्टीरियल कॉलोनीज हमें पहचाननी होंगी जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा चुका है, जिन्हें हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कहते हैं। ठीक है बेटा? चलो, इसके हमारे पास दो तरीके हैं सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज के लिए। दो तरीके हैं, एक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड दूसरा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। दो मेथड्स, नंबर 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड सेकंड इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। पहले समझते हैं कि भाई ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हमारा क्या मतलब है। एंटीबायोटिक्स तो आप जानते हैं भाई, आपने एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ऑगमेंटिन, कितनी सारी एंटीबायोटिक्स के नाम सुने होंगे। जब कोई हमें बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है तो डॉक्टर्स हमें दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि वो बैक्टीरिया को मार डाले। अब जिन बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होती है, एंटीबायोटिक्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसी सेंस में यूज किया गया है। सुनिए, नॉर्मल बैक्टीरिया आर किल्ड इन प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है नॉर्मल बैक्टीरिया को किल करते हैं, मार डालते हैं। लेकिन बैक्टीरिया विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स दे सर्वाइव। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है, उन पे एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब आपके सामने ये एक आपको वेक्टर दिखाया गया है। इस वेक्टर का नाम क्या है जी? PBr322। क्या नाम है? PBr322, प्लाज्मिड, उसके बाद B बॉलिवियर, R रॉडरिज 322। इसमें गौर से देखिए, ये लिखा है TET, ये लिखा है AMP, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इसके पास ये जीन्स हैं। ठीक है जी, PBr322 जो वेक्टर हम यूज करते हैं। हम ये ढूंढने जा रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन से होस्ट सेल्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज अबाउट द कंफर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। चलिए जी देखते हैं। प्लेटिंग ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम विद एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन। हमने क्या करा, जो हमारे पास वायल में ट्रांसफॉर्म्ड हमारी तरफ से जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि भाई हाँ इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। इन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अब हम शिफ्ट करने जा रहे हैं एक न्यूट्रिएंट मीडियम में जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सके, और हमने उस मीडियम में साथ के साथ ये एंटीबायोटिक मिला दी, दैट इज एम्पिसिलिन। क्या नतीजा होना चाहिए देखते हैं जी। द सेल्स दैट हैव आरडीएनए उन्हें हम कह रहे थे रिकॉम्बिनेंट सेल्स, एंड द सेल्स दैट डू नॉट हैव आरडीएनए उन्हें कह दो जी नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स, या कह दो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, राइट? जब हमने ऐसे मीडियम पे डाल दिया जिसमें कि हमने एंटीबायोटिक मिला दी है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
नॉर्मली जो बात हम जानते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज आर किल्ड इन प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। ओके, एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन, बैक्टीरियल कॉलोनीज को मार डालते हैं, जिनके पास रेजिस्टेंस है उसके लिए वो जिंदा रहेंगे। सपोज दिस इज आवर बैक्टीरियल कल्चर, वी हैव एडेड एम्पिसिलिन एंड दिस इज आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। सी द कंडीशन, यहाँ पे आपको कितनी सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज दिख रही हैं, कैन यू सी 1 2 3, ये हम बैक्टीरियल कॉलोनीज दिखा रहे हैं। और जब हम यहाँ देखते हैं कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन डालने के बाद वी आर एबल टू सी ओनली वन कॉलोनी व्हिच इज सर्वाइविंग एंड दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कॉलोनी। नाउ सुनिए मेरी बात ध्यान से, केयरफुली सुनना। बैक्टीरियल कॉलोनीज विद PBR322 सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। जो वेक्टर है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना PBR322 हमने यूज करा है, जिसमें एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है और हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाला था। जिन जिन बैक्टीरिया ने वो ग्रहण कर लिया वो तो रेजिस्टेंट रहेंगे, वो सर्वाइव करेंगे, है ना। सो बैक्टीरियल कल्चर विद प्लाज्मिड, यहाँ पे प्लाज्मिड आ चुका है, हमने एम्पिसिलिन हमने ऐड करा कल्चर मीडियम में। दिस इज द रिजल्ट आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दिया हमने, बैक्टीरियल कल्चर वो वाला यूज किया जिसमें हमने प्लाज्मिड डाला हुआ है और हमें लग रहा है कि भाई इसमें एंटर कर चुका है जीन, हमने नतीजा देखा। अब आप लेफ्ट और राइट को कंपेयर कीजिए प्लेट को, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 कितनी सारी कॉलोनीज नजर आ रही हैं। अब पता तो तब चलेगा कि कौन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है और कौन नहीं, जब उस मीडियम में एंटीबायोटिक का प्रवेश होगा। एंटीबायोटिक डालने से 1 2 3 4 5 6 ये कॉलोनी सर्वाइव करी। सो नाउ वी आर श्योर दैट दीस आर द वंस व्हिच आर रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया है। इतनी बेसिक सी बात समझ आ गई आपको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? PBR322 जो है वहां पे टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है, वहां पे एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है। अब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डालना है तो वो चीज भी डाल के देखते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए कहीं ना कहीं से तो प्लाज्मिड को काटना पड़ेगा। मान लो हमने टेट्रासाइक्लिन वाला जीन काट दिया और वहां पे हमने अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डाल दिया। एग्जांपल के साथ समझाता हूं, टेंशन मत लीजिए, सुनिए ध्यान से। देखिए, ये है आपके सामने हमारा प्यारा सा क्लोनिंग वेक्टर PBR322। इसमें AMPR लिखा है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा ये क्या है? HindD3 हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe स्ट्रेन D नंबर 3। ओके, ये देखो जी जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये वाले कलर से दिखाया, पर्पल से कलर से। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है हमने इसमें, इस क्लोनिंग वेक्टर में। क्लोनिंग साइट समझ आ गई इसकी? अब हमने क्या करा, देखो यहां से काटा, इससे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स यूज कर काटा, ये टुकड़ा काट के अलग निकाल दिया। ये जो निकाल दिया काट के, ये क्या निकाला है जरा वापस जाके देखो, ये क्या निकाला हमने? ये हमने टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेजिस्टेंस वाला उसका जीन है वो निकाल दिया हमने, ये निकाल दिया और अपनी मर्जी वाला ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे डालना। चलो जी देखते हैं, ये पर्पल कलर से सेगमेंट दिख रहा है, ये हमने डाला, कैन यू सी? यहां पे आ गया, ये रहा लोकेशन इसका, ठीक है। अब क्या बच गया इसमें? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला हिस्सा तो है उसके पास, उसका सेगमेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जाती रही इसकी। अब वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं रहा, है ना। नाउ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड इनटू द वेक्टर एंड वेक्टर हैज लॉस्ट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टेट्रासाइक्लिन के लिए। समझ आ गया आपको बात? फिर से बोलता हूं, PBR322 के पास एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन के लिए भी है, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी है। मैंने इसे इस्तेमाल करा, मुझे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डालना है, मैंने इसका वो टुकड़ा काट दिया एंजाइम यूज करके जो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस दे रहा था, और मैंने वहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो अब मेरे पास एक ऐसा वेक्टर तैयार हो गया जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया है और उस बेचारे की टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जाती रही। अब हम देखते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं इसके साथ। नो, जो बैक्टीरिया बनेंगे, जो हमारे ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल्स होंगे इस वेक्टर के साथ, जिनमें ये वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा जो भी हमने बनाया, ऐसे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, वो टेट्रासाइक्लिन से मर जाएंगे क्योंकि उनकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हमने खत्म कर दी थी, राइट। व्हाई? दे हैव लॉस्ट द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, जो कि इस लोकेशन पे था जहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, लेकिन इनमें एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस अभी भी है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को काटा था। नाउ देखिए, ये बैक्टीरियल कल्चर है, एम्पिसिलिन डालते हैं, एम्पिसिलिन ट्रीटमेंट के बाद हमें ये नतीजा मिलता है कि ये वाली कॉलोनीज एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होती है, ये वाली एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है। ओके, टेट्रासाइक्लिन जब आप डाल देंगे, जब आपने टेट्रासाइक्लिन डाल दिया बेटा जी, तो क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन डाल देने से जो रिकॉम्बिनेंट वैरायटी है वो मर जाएगी, है ना। जो रिकॉम्बिनेंट वैरायटी है वो मर जाएगी, और जो रिकॉम्बिनेंट नहीं है वो जिंदा रहेगी, क्योंकि उनका तो टेट्रासाइक्लिन जीन नहीं काटा, मतलब उनके अंदर वो एंटर ही नहीं करा था हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ यू कैन सी, ये जो आफ्टर एम्पिसिलिन ट्रीटमेंट वाली सिचुएशन है बेटा, इसमें जब हमने टेट्रासाइक्लिन डाला तो आप लोकेशन देखिए कॉलोनीज का, इस लोकेशन वाले भी मर गए, इस लोकेशन वाले भी बैक्टीरिया मर गए। इसका मतलब है ये वो बैक्टीरिया थे, इस लोकेशन पर वो बैक्टीरिया थे जो रिकॉम्बिनेंट्स बन चुके हैं, जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। सो अब आप कहेंगे मर गए तो फिर यूज कैसे करेंगे हम? तो हम क्या करते हैं, हमें 2 सेट में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, है ना। जैसे जो कल्चर प्लेट्स हैं डबल डबल लेके हम चले, कॉलोनीज की लोकेशन मैच करनी पड़ेगी, है ना। जैसे ये कॉलोनी की ये पर्टिकुलर लोकेशन पे बैक्टीरिया मरे हैं, तो ऐसे ही मेरे पास एक और कल्चर प्लेट जो बिल्कुल इसके साथ है, समझ लो इसके पैरेलल है, वहां पे मैंने समझ जाना है कि ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन वाले जो है वो कौन है, जो कि रिकॉम्बिनेंट्स उस लोकेशन वाले रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन की मौजूदगी में मर गए। तो मुझे अपनी दूसरी प्लेट में जहां मैंने नहीं डाला टेट्रासाइक्लिन, फिर श्योर हो जाना है उस चीज को लेकर के। इज इट क्लियर जी? राइट। सो आप समझे कैसे हम पता लगाते हैं इस बात का कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन गया था वो एंटर करा है होस्ट सेल में या नहीं। 2 तरीके बताए थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दूसरा था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, वो भी हम समझेंगे जी। नाउ सी, देख लीजिए फिर से एक बार, एम्पिसिलिन की ट्रीटमेंट के बाद ये रहे ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल कॉलोनीज विद आरडीएनए, जो कि रेजिस्टेंट है एम्पिसिलिन के लिए पर रेजिस्टेंट नहीं है टेट्रासाइक्लिन के लिए। कॉलोनी की लोकेशन से हमें पता चल जाएगा हमारी कल्चर प्लेट में। लेकिन इस पर्टिकुलर टेक्निक के कुछ ड्रॉबैक्स नजर आ रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टेक्निक के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या कमियां हैं? चलो जी देखते हैं।
इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, बड़ा समय लगेगा, बड़ी ही कष्टदायक प्रोसेस होने वाली है ये, बड़ा ही झमेला है। इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग, अभी मैंने कहा था ना, साथ साथ करना पड़ेगा साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। आपको कितना सारा कल्चर मटेरियल, कितनी सारी चीजें एक साथ हैंडल करनी पड़ेगी। यहाँ एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन डाला है, यहाँ पे एम्पिसिलिन के साथ टेट्रासाइक्लिन डाला है, यहाँ पे सिर्फ एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन नहीं है, सो यू हैव टू हैंडल सो मेनी कल्चर प्लेट्स। चलो एक और टेक्निक लगा लेते हैं। सेकंड टेक्निक इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। पहला था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दूसरा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। समझते हैं जी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है। वेक्टर ले लिया PUC8, आपके सामने ये रहा जी वेक्टर PUC8, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस वाला जीन है, यस है। लैक-Z एक और जीन है भाई, अब आपको याद आ रहा होगा लैक-ओपेरॉन, लैक-Z, लैक-Y, लैक-A, याद है, बीटा गैलेक्टोसिलेज, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज, सो लैक-Z जीन है यहाँ। It has lacZ gene that codes for beta galactosidase enzyme. लैक-ओपेरॉन याद कर लीजिए, वहां पढ़ा था ये। सो हमने PUC8 वेक्टर इस्तेमाल करा। अब हम क्या करते हैं कि भाई जिन बैक्टीरिया में ये PUC8 वेक्टर जा चुका होगा, बैक्टीरिया विद PUC8 वेक्टर ब्लू कलर्ड कॉलोनीज बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। हम उनकी कल्चर प्लेट में एक क्रोमोजेनिक, क्रोमो रेफर्स टू कलर, है ना, एक कलर्ड सब्सटेंस हम डालते हैं, सो वो ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाते हैं, क्योंकि उनमें लैक-Z जो है वो एक्सप्रेस होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम बनता है, जिसके कारण कुछ रिएक्शंस होती हैं और ब्लू कलर कॉलोनीज हमें मिलती हैं। ये नॉर्मल बात। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा एक बार पहले यही चीज डायग्रामेटिकली देख लीजिए। प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज, नॉर्मली ऐसा होता है। तो ये रहा न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। अब हम इस प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं, देखना। हम वो जो लैक-Z रीजन है ना, जहां पे वो जीन है, उसको काटो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, वहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के रिकॉम्बिनेंट बना दो उसे। व्हाट विल हैपन, व्हाट हैपेंस व्हेन जीन ऑफ इंटरेस्ट GOI इज इंसर्टेड इन लैक-Z रीजन। ये रहा लैक-Z रीजन, बीटा गैलेक्टोसाइडेस वाला। ये है जी जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा, जिसको हमने यहां पहुंचाना है। ये ORI याद है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, दिस इज द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। नाउ काट दिया हमने लैक-Z वाला उतना हिस्सा, वेरी गुड जी, चलो ये कट गया। अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाल दिया, ये पर्पल कलर का सेगमेंट इसमें आ गया। अब ये जो प्लाज्मिड बना है, रिकॉम्बिनेंट DNA बना है, ये लैक-Z जीन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, है ना। जब वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं होगा, वो नहीं होगा तो जो कॉलोनीज का कलर हम ब्लू कह रहे थे वो नहीं होगा, है ना। देखते हैं इधर, इन दिस रिकॉम्बिनेंट DNA द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड विदिन द जीन कोडिंग फॉर द एंजाइम। ये हमने इसके बीचों बीच काट के लैक-Z वाले हिस्से को जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब देखते क्या होगा। Gene of interest inserted in lacZ region. Beta galactosidase enzyme will not be coded. जीन काम ही नहीं कर पाएगा, काट दिया आपने। So white colonies are observed in presence of chromogenic substance. अब क्या हो जाएगा, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें आपने ये प्लाज्मिड डाल दिया, जिनका लैक-Z जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, वो ब्लू कलर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लैक-Z एक्सप्रेस नहीं हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम नहीं बना, तो वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो है वहां पे ब्लू कलर नहीं दे पाएगा। वही लिखा है यहाँ पे, लैक-Z नॉट एक्सप्रेस्ड, नो बीटा गैलेक्टोसाइडेस, तो ब्लू नहीं हुआ, व्हाइट कॉलोनीज नजर आएंगी, तो हमें श्योरिटी हो जाएगी कि भाई ये वही बैक्टीरिया हैं जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। So presence of GOI, gene of interest, insert inactivates beta galactosidase, right? Bacterial colonies appear white. So जो recombinant colonies होंगी जिनमें हमारा gene of interest आ चुका है, वहां पे nutrient medium जिसमें कि chromogenic substance है, वो colonies वहां पे white नजर आएंगी, वो blue नजर नहीं आएंगी। Simple, right? Is it clear जी? चलो wonderful. So आज हमने दो बातें सीखी, कौन-कौन सी? एक बात हमने ये सीखी कि how do we introduce recombinant DNA? How do we introduce recombinant DNA into the desired host cells? अलग-अलग टेक्निक्स, heat shock method, micro injection, right? उसके बाद biolistics, gene gun, disarmed pathogen, electroporation, ये सारी टेक्निक्स आपको बताई। फिर मैंने बताया कि ये कैसे जानेंगे कि वो recombinant DNA होस्ट सेल में वाकई चला गया या नहीं चला गया। तो दो बातें थी, एंटीबायोटिक, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। समझ आई ये चीजें, इतनी ब्यूटीफुल स्लाइड्स थी, एक एक बात को बताने के लिए डिजाइनर्स ने आपके लिए ब्यूटीफुल स्लाइड्स डिजाइन करी, एंड यू शुड बी थैंकफुल टू द एंटायर टीम, राइट। आपको थैंकफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप तक ये ब्यूटीफुल लेक्चर्स लेकर के आ रहे हो। डेली प्रैक्टिस पेपर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। करत करत अभ्यास से